नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज चर्चा करेंगे हम भारतीय संविधान की मूल संरचना की बेसिक स्ट्रक्चर की। और इससे पहले मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपका कवर किया है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक, आज बात करेंगे हम संविधान की मूल संरचना की बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज था भैया प्रपोज डे, तो उसके लिए सभी को शुभकामनाएं और आने वाले कल के लिए जो भी डे हो उसके लिए शुभकामनाएं। लेकिन मैंने जो कल के वीडियो में बात करी थी आप उसको ध्यान रखिए। ठीक, अब बात करते हैं मूल संरचना का प्रादुर्भाव कि भैया जी मूल संरचना का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया। अब संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है। भैया मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है, यह विषय संविधान के लागू होने के 1 वर्ष बाद ही। संविधान कब लागू हुआ था भैया? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और उसके जस्ट 1 साल बाद ही 1951 में सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह प्रश्न आकर खड़ा हो गया। किस मामले में ये प्रश्न आकर खड़ा हो गया? शंकरी प्रसाद मामले में, जो कि 1951 में हुआ था। और पहला संशोधन अधिनियम भी 1951 में हुआ था। अब उसकी संवैधानिक वैधता को दी गई चुनौती कि भैया ये गलत है। हो सकता है उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली हो या उस पर कब्जा कर लिया हो, तो भैया संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी कि भैया हो सकता है जिनने केस किया हो उनकी कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो सरकार के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही, मतलब जो संशोधन कर सकते हैं उसके अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में भी संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है कि भैया आप संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद 13 में विधि लॉ शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधि कानून ही आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत लॉ है, जो विधि है उसके अंतर्गत सामान्य विधियां और कानून ही आते हैं। संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं, मतलब जो अनुच्छेद 13 है उसके अंतर्गत आएंगे भैया सामान्य कानून, संवैधानिक संशोधन इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक, इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर, मतलब राज्यसभा में, लोकसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा साइन करे जाने के बाद भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है, कम कर सकती है, या किसी मौलिक अधिकार को वापस भी ले सकती है। ये कहना था 1951 में किसका? उच्चतम न्यायालय का। ठीक भैया, ये बात हुई। अब बात करते हैं गोलकनाथ मामले की। यहां से कहानी हुई शुरू। ठीक, गोलकनाथ मामला 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले वाली स्थिति बदल दी कि भैया हमसे ये गलती हो गई। ठीक, इस मामले में 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। ठीक, जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा दी जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर, मतलब असाधारण तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है। ये बहुत ही विशेष है। इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है, ना किसी भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है। ठीक, ये कहानी चल रही भैया 1967 में। ठीक, ना वापस ले सकती है और ना ही उनको खत्म कर सकती है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून है और इसलिए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है कि भैया, इसमें कोर्ट ने माना कि भैया जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है वो भी एक प्रकार का कानून ही है। ठीक, अब बात करते हैं गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम पारित कर दिया कि भैया संसद का हो गया दिमाग खराब। अब उसने क्या किया कि भैया 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित कर दिया।
इस अधिनियम में अनुच्छेद 13 तथा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है कि भैया आपके अधिकार सीमित करे जा सकते हैं या आपके अधिकारों को खत्म करा जा सकता है। ठीक, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत कानून नहीं माना जाएगा कि भैया इसमें जो संविधान संशोधन होगा वो 13 के अंतर्गत कानून नहीं माना जाएगा। भैया उन्होंने संसद ने क्या करा, एक दूसरा रास्ता ले लिया। सरकार ने क्या करा, एक दूसरा रास्ता ले लिया। जैसे अपन जाते हैं ना कहीं लंबा चले गए तो भैया फिर एक काम करो आप बाईपास से आ जाओ तो वहां से पास पड़ेगा। तो यहाँ पर संसद ने लिया है भैया बाईपास। ठीक, अब बात करते हैं केशवानंद मामले की। आप लोग, मैंने जैसा आपको हमेशा पिछले वीडियोस में ही बताया है कि ये जो केशवानंद भारती मामला है इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। कि जो कि 1973 में हुआ था, इसमें संसद को दी गई थी भैया लॉलीपॉप। अब वो बताता हूँ कैसे। केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को बदल दिया, ओवर रूल कर दिया। मतलब अपने अधिकार, ओवर रूल का जो मतलब होता है वो होता है अपने अधिकार से किए गए कार्य को बदल देना। जैसे कि हमने कोई कार्य किया, मान लीजिए हमें पता चला कि यार वो तो हमने गलत कर दिया, तो उसको बदल देना, वो ही ओवर रूल कहलाता है। इसने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बहाल रखा कि भैया आपने जो 24वां संविधान संशोधन किया है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है कि भैया जो संसद है उसको हम अधिकार देते हैं कि मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। ठीक, किसी अधिकार को वापस ले सकती है। ठीक है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया, ये दिया भैया लॉलीपॉप, संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, कि भैया अब मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देते। संसद ये ना समझने लगे कि भैया अब हम बिल्कुल जाएंगे सबके मूल अधिकार छुड़ाएंगे, बिल्कुल रख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, इसका अर्थ यह हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती, क्योंकि वो भैया बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं। ठीक, वैसे मौलिक अधिकारों को वापस भी नहीं ले सकती, सीमित भी नहीं कर सकती, वापस भी नहीं ले सकती। और संसद के पास केवल एक अधिकार है वर्तमान में कि वो मूल अधिकारों को बढ़ा सकती है। ठीक, आप मूल स्ट्रक्चर को कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं, जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं। ठीक है भैया, अब बात करते हैं, अब पिक्चर में आएंगी कौन भैया, अब पिक्चर में आएंगी इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और इंडिया की आयरन लेडी। संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी मामले 1975 में पुनः पुष्टि की गई। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के एक प्रावधान को रद्द कर दिया। अब उस प्रावधान में क्या था भैया, उस प्रावधान में था कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था कि भैया इन दो में यदि विवाद होगा तो किसी न्यायालय में फैसला नहीं हो पाएगा। ठीक, अब न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति से बाहर है, क्योंकि यह जो प्रावधान है मूलभूत ढांचे को चोट करता है कि भैया सरकार किसी भी प्रकार की हो, कोई भी सरकार हो, उसको चलना संविधान के मूलभूत ढांचे से ही पड़ेगा, उसको अपनी सरकार रन मूलभूत ढांचे से ही करनी पड़ेगी। ठीक, अब बात करते हैं पुनः न्यायपालिका द्वारा नया आविष्कृत इस मूल संरचना के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में, मतलब फिर से संसद को गुस्सा आया, सरकार को गुस्सा आया, 19 की प्रतिक्रिया में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी
कहा जाता है, जो कि 1976 में हुआ था। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित कर यह घोषित किया, आप आगे देखिएगा क्या घोषित किया, कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं होगी, कि भैया संसद जो चाहेगी वो कर सकती है। संसद को मतलब इनको बनाना था कि भैया संसद को भगवान बनाना था कुल मिलाकर, कि भैया संसद जो चाहे वो कर सकती है। और किसी भी संविधान संशोधन को, ये देखिए कि किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते आप, कि भैया आप किसी आधार पर उसको चुनौती दे दे, नहीं। ठीक, किसी भी आधार पर, चाहे वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ही क्यों ना हो, कि चाहे संसद आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों ना कर रही हो, आप उसको चुनौती नहीं दे सकते। फिर हुआ दिमाग खराब भैया सर्वोच्च न्यायालय का, मतलब किसी का आदमी का दिमाग खराब हुआ, उसने पिटीशन डाली, बात पहुंची सर्वोच्च न्यायालय ने, पिक्चर में आया सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल मामले में 1980 में इस प्रावधान को अमान्य करार दे दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, कि भैया उन्होंने बोला था कि संविधान संशोधन को आप किसी भी न्यायालय में लेके नहीं जा सकते किसी भी आधार पर। ठीक, जो कि संविधान की मूल विशेषता है, कि भैया आपका यदि अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। अनुच्छेद 368 से संबंधित इस मूल संरचना के सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दी, कि भैया फिर से पिक्चर में कौन आया, आपका सुप्रीम कोर्ट। संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, कि भैया जो संविधान है उसने जो है संसद को सीमित शक्तियां दी हैं, कि कल को ऐसा ना समझने लगे संसद कि भैया बस हम ही भगवान हैं, अहम ब्रह्मास्मि, या कभी कभी तो लगता है कि अपनिज भगवान है, उस टाइप का ना समझने लगे। ठीक, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती, कि भैया संसद चाहे तो कल को कोई भी नियम पारित कर दे कि आपको वहां से निकलना नहीं है, यहां से जाना नहीं है, आपके मूल अधिकारों का हम हनन कर रहे हैं, आप कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। वास्तव में सीमित अथवा संसद को संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है, कि भैया आप उससे जो संविधान है उसको बढ़ाएं, उसकी जो खूबसूरती है उसको और निखारें। ठीक, और दूसरे शब्दों में संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित कर निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती, अथवा संविधान को रद्द अथवा इसकी मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बात करते हैं वामन राव मामले की। वामन राव मामला 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए स्पष्ट किया है कि 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती मामले के फैसले के दिन के बाद अधिनियमित संविधान संशोधनों पर लागू होगा। बात करते हैं मूल संरचना के तत्वों की। वर्तमान स्थिति यह है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, बशर्ते इससे संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्रभावित ना हो। भैया शर्त एक ही रहेगी कि भैया आप मूल संरचना को, मूल ढांचे को हाथ नहीं लगा सकते। ठीक, अब बात करते हैं मूल संरचना अथवा इसके तत्वों की। ठीक, पहला है संविधान की सर्वोच्चता। सभी कंडीशनों में, हर स्थिति में संविधान सर्वोपरि है, था और रहेगा। ठीक, दूसरा भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति, इससे आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तीसरा संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, की भैया जो संविधान है ये किसी भी धर्म को नहीं मानता, तो कल को आप आ जाएं किसी विशेष धर्म को लेकर कि भैया इसको हमें बढ़ाना है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, चौथा विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन, कि भैया जो विधायिका है इसकी अलग शक्तियां हैं, अलग कर्तव्य हैं, कार्यपालिका है
इसका कार्यक्रम अलग है, और न्यायपालिका है, इसका कार्यक्रम अलग है। आप तीनों को मिला नहीं सकते। संविधान का संघीय स्वरूप, पांचवा। छठवा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब किसी भी स्थिति में राष्ट्र की एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ठीक। सातवां, कल्याणकारी राज्य, जिसमें सामाजिक आर्थिक न्याय मिलेगा लोगों को। आठवां, न्यायिक समीक्षा, कि भैया आपको कोई भी दिक्कत हो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक। 10वां, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, समत्व का सिद्धांत, कि भैया सभी लोग समान हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, की भैया संविधान संशोधन की शक्ति संसद को तो है लेकिन सीमित है। आप ये मत सोचें कि भैया संसद कल से कुछ भी करना लगेगी, तो ऐसा नहीं। ठीक। न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, की भैया जो न्याय है उस तक हर व्यक्ति की पहुंच आसान होनी चाहिए। ठीक। मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, अनुच्छेद 32, 136, 141 तथा 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को जो शक्तियां प्राप्त हैं वो हमेशा एक सी ही रहेंगी। आप इसको कम नहीं कर सकते, आप चाहे तो इसको और बढ़ा सकते हैं। ठीक। अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को जो शक्तियां प्राप्त है वो शक्तियां उच्च न्यायालय को प्राप्त रहेंगी। ठीक। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।